विभागीय स्तर पर लिए गए फैसलों की समीक्षा होगी। 1 अप्रैल 2023 से 14 दिसंबर 2023 तक फैसलों की समीक्षा होगी। 5 साल के नॉन बीएसआर आइटम के माध्यम से कराए गए कार्यों की समीक्षा होगी। मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर, जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा, मंजू बागमार की कमेटी समीक्षा करेगी। आपको बता दें कि 3 माह में कमेटी समीक्षा कर सीएम भजनलाल को जांच सौंपेगी और 20 जनवरी की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया था। तो जयपुर से इस वक्त ये बड़ी जानकारी, 4 सदस्यीय मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर अब कमेटी का गठन हो गया है। मंत्रिमंडल एवं विभागीय स्तर पर लिए गए फैसलों की समीक्षा की जाएगी। 1 अप्रैल 2023 से 14 दिसंबर 2023 तक फैसलों की समीक्षा होनी है और ये रिपोर्ट फिर यहां पर सौंपी जाएगी। तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल पर तंज कसा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर की बात कही है और कांग्रेस को अपनी मां कहने वालों ने गद्दारी की, नहीं तो जीत कांग्रेस की होती, ये कहा गया। रंधावा, जूली व मुझे हार का दुख, अब संगठन को मजबूत करेंगे। लोकसभा चुनाव के कांग्रेस को जिताने की कही बात। और आपको बता दें कि श्रीगंगानगर से बीकानेर आते समय हुए तीनों नेताओं का यहां पर स्वागत भी किया गया। कांग्रेसी प्रत्याशी राजेंद्र मुंड ने स्वागत कार्यक्रम रखा था। जका कांग्रेस ने हमेशा आपकी मां कहता वे लोग कांग्रेस के सागे गद्दारी करेंगे और कारण से थे जीत को नहीं पाया। ये बात की तकलीफ रंधावा साहब ने, जूली साहब ने, मने कांग्रेस पूरी पार्टी ने है। अभी संगठन ने ठीक करांगा और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के मायने जच्चर मेहनत करो, लोकसभा में कांग्रेस को उम्मीदवार जिताओ। आगे आने वाला भविष्य थाको है, कांग्रेस को है। है यहां चोरों ने महंत रघुनाथ दास महाराज का रुपयों से भरा बैग पार कर दिया। चोरी की ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक बदमाश मंदिर से बैग को छिपा करके ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महंत रघुनाथ दास की शिकायत पर लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यहां पर मौके का मुआयना किया गया। अब आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हनुमान मंदिर धनेश्वर तालाब डीडवाना रघुनाथ दास महंत, मैं कल 10-11 बजे आया और स्नान करने चला गया। हमारी झोली उसमें सब कागज़ है, पासबुक वगैरह, चेकबुक वगैरह, आधार कार्ड, पर्चा, एटीएम, पूरा डॉक्यूमेंट और कुछ पैसे थे। और कोई अज्ञात पुरुष आया, मुँह बांध के ले गया। हमको 10 मिनट बाद मालूम पड़ा वो कहाँ का है, कैसा है पता नहीं। हाँ, कल हमने कर दी। कल थाने में 2-3 बजे हम दिया है रिपोर्ट। अंडर 50,000 लगभग। तो सीबीएसई की ओर से आयोजित की गई एकलव्य आवासीय स्कूल भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने दौसा के ई मित्र संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने कैंडिडेट के आधार कार्ड पर फोटो को एडिट कर डमी कैंडिडेट की फोटो को अटैच किया था। पुलिस पूछताछ में ये सामने आया कि 200 रुपए में कैंडिडेट के आधार कार्ड में फोटो को एडिट किया था। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। एडिशनल एसपी सुखविंदर पाल सिंह ने बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ख्वाजा मॉडल स्कूल में सीबीएसई की ओर से एकलव्य आवासीय स्कूल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी और इस परीक्षा में कैंडिडेट ने अपनी जगह डमी कैंडिडेट बताया था। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये ख्वाजा मॉडल स्कूल में परीक्षा थी सीबीएसई की तरफ से आयोजित। उसमें मूल अभ्यर्थी की जगह डमी अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी, जिसमें 2 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे, कालूराम मीणा और दिलखुश मीणा। तो इसमें अब तीसरे आरोपी को, जिसने इसमें आधार कार्ड को एडिट करके दिया था, उसको गिरफ्तार किया है, जिसका नाम नरेश कुमार है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर आज से साहित्य का महाकुंभ सज गया है, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। 5 दिन चलने वाले इस महोत्सव में देश भर से साहित्यकार हिस्सा ले रहे हैं। पहला सेशन वेन्यू के फ्रंट लॉन में गीतकार गुलजार का था। यहाँ उनकी नई बुक नई बालू आउपर की अनबॉक्सिंग हुई और पहले ही दिन साहित्य प्रेमियों को गुलजार, रघुराम राजन और अजय जडेजा जैसी हस्तियों के सेशन अटेंड करने का मौका मिला। इस मौके पर आपको बता दें कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि इंडिया में तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। पिछले 10 सालों में एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ गिरा है। साथ ही आपको बता दें कि इस बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 10 भारतीय भाषाओं और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के साहित्यकारों को शामिल किया गया है। जेएलएफ करीब 550 से ज्यादा वक्ताओं की मेजबानी करेगा। with the JDA and disposal that all the waste is disposed in a particular. प्रदेश में सरकार बदलते ही चिकित्सा विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अलवर जिले के गोविंदगढ़ सीएससी में एक्सरे मशीन की फिर से शुरुआत हो गई, जो कि 4 साल से खराब पड़ी थी। साथ ही सीएससी में डेंटल एक्सरे मशीन की सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है। भजनलाल सरकार की इस पहल का क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया है। अब मरीजों को एक्सरे के लिए 50 किलोमीटर दूर अलवर नहीं जाना पड़ेगा और अब यहाँ मरीजों को डेंटल एक्सरे सहित डिजिटल एक्सरे की सुविधा मिल पाएगी। सीएससी प्रभारी आपको बता दें कि मंगतूराम चौधरी ने बताया कि सीएससी में रोजाना 500 से 600 मरीजों की ओपीडी होती है और इन मरीजों को एक्सरे के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि गोविंदगढ़ सीएससी में एक रेडियोग्राफर और 2 सहायक रेडियोग्राफर कार्यरत है। जो एक्सरे मशीन थी वो कंडम हो गई थी, खराब हो गई थी। उसके बाद हमने बहुत सारे पत्रचार करके जो है एक्सरे मशीन मंगाने के लिए बहुत प्रयास किए, तो अब ये एक्सरे मशीन करीब 3 साल बाद अपन को उपलब्ध हुई है। नई एक्सरे मशीन उपलब्ध हो गई है, उसका कंप्यूटराइज सिस्टम भी सारा आ गया, कंप्यूटराइज डिजिटल एक्सरे हुआ करेंगे। 3-4 साल बाद में स्टार्ट हुई है। पहले मशीन नहीं थी, फिर नई मशीन मंगवाई है। अब डिजिटल एक्सरे होंगे, सब पेशेंटों को सुविधा मिलेगी। आज कितने लोगों के हो चुके हैं? अभी तो 7-8 पेशेंट आए हुए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने अंतरिम बजट पर निराशा जताई है। रेलवे यूनियन सदस्यों का कहना है कि रेल बजट में कर्मचारियों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और न ही पुरानी पेंशन स्कीम योजना को लेकर के कोई घोषणा की गई है। रेल यूनियन नेता मुकेश माथुर के मुताबिक साल 2024-25 में आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं। अंतरिम वित्तीय बजट प्रस्तुत किया है और हमें उम्मीद थी कि इस बार कर्मचारियों को आयकर में कोई विशेष राहत दी जाएगी, लेकिन पिछले वर्षों की तरह सरकार ने इस वर्ष भी कर्मचारियों को खाली हाथ ही रखा है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2004 और उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के भविष्य निर्माण के लिए हम सोच रहे थे कि सरकार निश्चित रूप से पुरानी पेंशन बहाली के विषय में कोई घोषणा करेगी, लेकिन सरकार ने बजट में इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा है। जयपुर के रानी दुर्गापुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी शिखर का कृषि मंत्री ने शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने लोगों को एआरसीपी की अहमियत भी बताई। साथ ही कहा कि इस प्रोजेक्ट के बाद पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हरे भरे हो जाएंगे। प्रदेश में कृषि और बागवानी नई करवट लेगी। इस कार्यक्रम में देश के सभी बागवानी विश्वविद्यालयों के कुलपति और बागवानी रिसर्च संस्थाओं के निदेशकों के साथ साथ 350 से ज्यादा वैज्ञानिक, छात्र, कारोबारी और किसान भाग ले रहे हैं। राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पोखरण के पूर्व विधायक शालिम मोहम्मद के जन्मदिन पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री शालिम मोहम्मद के पोखरण पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं हर कोई जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए नजर आया। शालिम मोहम्मद ने रक्तदान शिविर और धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए रक्तदान करने वाले युवाओं का हौसला अफजाई करते हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा दौसा जिले के महुआ क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मोहनपुरा, पिपलखेड़ा और महुआ कस्बे में अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने स्कूल परिसर में आयोजित अभिनंदन समारोह में कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर के निशाना साधा। वहीं महुआ में नया बांध बनाने की बात भी कही। यह बांध ईआरसीपी में शामिल होगा। दोनों पहाड़ियों को जोड़ के इसमें बड़ा बांध बनाया जाएगा, जिससे यही भरतपुर तक पानी जाएगा। ये मैंने जुड़वा दिया है। ईआरसीपी योजना जो बहुत दिनों से चल रही थी और मोदी जी भाषण देते थे, डबल इंजन की सरकार बनाओगे तो काम होंगे। आपने डबल इंजन की सरकार बना, सबसे बड़ा काम अपने इलाके का 13 जिलों का करके प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 फरवरी से बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक 3 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिसके चलते कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। जिन इलाकों में बारिश होने की संभावना है उनमें बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग शामिल हैं। मौसम विभाग ने 3 फरवरी को जोधपुर और बीकानेर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 4 फरवरी को जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभागों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। तो चुनावी साल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं को केंद्रित करते हुए कई बड़े ऐलान हुए, लेकिन सबसे अहम रही केंद्र की लखपति दीदी योजना। देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape. अंतरिम बजट में महिलाओं को बड़ी सौगात, आधी आबादी पर किया गया फोकस, महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर। 1 crore women to become Lakpati Didi already. केंद्र की मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ काम किया, लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर करना और उनके विकास पर सरकार का विशेष ध्यान दिया गया। उसी का नतीजा है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और सरकार इस दिशा में और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट में दी। सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को बढ़ा दिया है। पहले लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का था, जिसे अब 3 करोड़ कर दिया गया है। लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है। 83 lakh SHGs, 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना केंद्र की प्राथमिकता में शामिल रहा है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले से लखपति दीदी का जिक्र किया था। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए इस योजना को शुरू किया गया, जिसके जरिए अब तक 1 करोड़ महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं और करीब 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है, जिसके तहत 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। आशा वर्कर्स को भी मिलेगा आयुष्मान भारत का फायदा। महिलाओं के लिए लाया गया है बचत सम्मान पत्र।
ये एक वन टाइम न्यू सेविंग स्कीम है जिसमें 7.5% ब्याज मिलेगा। इसके जरिए महिलाएं अच्छी खासी बचत कर पाएंगी। Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। कार्ड ले लिया तो की मूर्ति नहीं होने पर बाल मुकुंद आचार्य ने स्कूल प्रशासन से इस बारे में पूछा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जमकर लताड़ लगाई। मिली जानकारी के मुताबिक विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने वार्षिक उत्सव पर जय श्री राम के नारे लगवाने की भी कोशिश की थी, जिससे नाराज छात्राएं सड़कों पर उतर आई थी और विधायक के खिलाफ जम करके नारेबाजी की थी, जिसकी कुछ ही देर बाद प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी हिजाब बैन की सिफारिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान। दरअसल सामान्य बजट के लिए पर्याप्त समय नहीं होने से सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। इस बजट के जरिए सरकार को तब तक खर्च करने की इजाजत मिलती है जब तक कि नई सरकार पूर्ण बजट पास नहीं कर देती। अंतरिम बजट पे सरकार नए ऐलान के लिए स्वतंत्र है। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। किसान सम्मान निधि की रकम हो सकती है दुगनी, 6 से 9 हजार रुपए बढ़ाई जा सकती है रकम, 6 से 12 हजार रुपए हो सकती है महिला किसानों की रकम, 85,000 करोड़ हो सकता है मनरेगा का बजट। सेक्शन 80C की टैक्स छूट लिमिट 1.5 लाख से बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो सकती है। यानी आप टैक्स बचाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 80D के तहत डबल हो सकती है छूट। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर टैक्स छूट को बढ़ाकर दुगना किया जा सकता है। अभी 80D के तहत पति पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए सालाना 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर ही टैक्स छूट मिलती है। ये बढ़कर 50,000 हो सकती है। अंतरिम बजट में GST रजिस्टर्ड रिटेल और छोटे ट्रेडर्स के लिए भी सस्ते एक्सीडेंटल कवर का ऐलान किया जा सकता है। बड़े ऐलान की उम्मीद को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने अपने पहले अंतरिम बजट यानी 2019 में PM किसान सम्मान निधि स्कीम का ऐलान किया था। इसके अलावा टैक्स छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन पर भी अहम फैसले लिए थे। कहने का मतलब है कि मोदी सरकार का पहला अंतरिम बजट लोक कल्याणकारी था। इसी तरह अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी लोक कल्याणकारी बजट की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि नई सरकार पूर्ण बजट पेश करते समय अंतरिम बजट के फैसलों को बदलने के लिए स्वतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट।